बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध जिसके अंतर्गत अधिकारी एवं अधीनस्थ आपस में मिलकर संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उन कार्यों को पूरा करने के लिए आपस में सहयोग देते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के दो मॉडल थे, परंपरागत मॉडल और आधुनिक मॉडल। परंपरागत मॉडल जिसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को निर्धारण कर कार्य किया जाता था, लेकिन पीटर एफ ड्रकल के आधुनिक मॉडल में अधिकारी व अधीनस्थ दोनों के द्वारा मिलकर संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण व प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों के परिणाम का निर्धारण कर प्रबंध किया जाता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के उद्देश्य हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य द्वारा प्रबंध प्रक्रिया के चरण। किसी भी संस्था के अंतर्गत उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किया जाने से पहले जो सबसे पहले कार्य किया जाता वह है संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण। संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए जो उच्च प्रबंधक होता है वह संस्था के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे दीर्घकालीन उद्देश्य या रणनीतिक या व्यूह रचनात्मक, या जो हमारे पास स्वॉट एनालिसिस से हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे अवसर हैं या जो हमारी कमजोरी है या चुनौतियां हैं, उन सब का निर्धारण करके हमारे जो संसाधन हैं उनके आधार पर सर्वप्रथम उच्च प्रबंध द्वारा संस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात विभागीय उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। विभागीय उद्देश्यों के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी से उच्च प्रबंधक विचार विमर्श करता है और उस विभाग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, किन संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, किस प्रकार से कर्मचारी अपना सहयोग दे सकते हैं और वह किस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं या कार्य में क्या बाधा आ सकती है, इन सब बातों पर विस्तृत से विचार विमर्श कर विभागीय उद्देश्य अधीनस्थों की सहमति से निर्धारित किए जाते हैं। संसाधनों व उद्देश्यों में संतुलन करना। जब उच्च प्रबंध द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है और फिर विभागीय उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है तो पुनः एक बार संसाधन व उद्देश्यों में संतुलन स्थापित किया जाता है। यह देखा जाता है कि हमारे संसाधन किस प्रकार से उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं या किस प्रकार से उनमें कमियां हैं या किन संसाधनों की आवश्यकता है या अधीनस्थ किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं। उद्देश्यों का पुनः आवर्तन। उद्देश्य निर्धारित होने के बाद उनका पुनः आवर्तन या रिसाइकलिंग की जाती है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वह सही है या क्या उनमें कुछ कमियां हैं। कार्य योजनाओं का विकास। जब उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की विभिन्न विभागीय कार्य योजनाएं बनाई जाती है कि कौन से कर्मचारी को क्या कार्य सौंपा जाएगा, वह किस प्रकार से कार्य करेंगे, उनके प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और उनके निष्पादन का मूल्यांकन भी निर्धारित किया जाता है, उनके परिणाम निर्धारित किए जाते हैं। तत्पश्चात कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन। जब कार्य योजना बन जाती है तो उनके अनुरूप कार्य किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जा रहा है इसके ऊपर निरीक्षण रखा जाता है। कर्मचारियों या अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखा जाता है। तत्पश्चात निष्पादित कार्य की समीक्षा की जाती है कि क्या कार्य निष्पादित जो प्रमाप है उनके अनुरूप हो रहे हैं या नहीं। फिर अंतिम मूल्यांकन किया जाता है कि जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें क्या कमियां रह गई है। यदि कार्य अच्छा किया जाता है तो अधीनस्थ कर्मचारी को पारितोषिक दिया जाता है और यदि कार्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होता है तो चेतावनी या दंड भी दिया जा सकता है। इस प्रकार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया का निर्वहन किया जाता है। अपवाद द्वारा प्रबंध। F.W. टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता थे, उन्होंने अपवाद द्वारा प्रबंध की एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के केवल उन्हीं कार्यों एवं मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो निर्धारित कार्यक्रम या प्रमाप के अनुसार पूरे नहीं हो रहे हैं। अनावश्यक रूप से कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि उच्च प्रबंध अधीनस्थों के कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं तो जिसके परिणाम संस्था को पूरे नहीं मिलते हैं, उनके कार्यों के अनुरूप हम उनका पूरा सहयोग नहीं ले सकते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत संपूर्ण कार्य को दो भागों में बांटा जाता है।
प्रथम, वे कार्य जिनकी संपूर्ण जवाबदेही प्रबंधकों की होती है, अति महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें हम कह सकते हैं, जो निर्णय लेने से संबंधित हो सकते हैं, संसाधनों, वित्त से संबंधित, विपणन से संबंधित, उत्पादकता से संबंधित हो सकते हैं या संयंत्र से संबंधित हो सकते हैं, उन सब कार्यों की जवाबदेही प्रबंधकों की। और दूसरे, वे कार्य जिन्हें अधीनस्थों में बांटा जा सकता है, जो अधीनस्थ ही करेंगे, उन अधीनस्थों और प्रबंधकों के कार्यों में उद्देश्यों को बांटकर उनके प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं कि इस प्रकार से कार्य को इस समयावधि में या इस परिणाम में या इस गुणात्मक रूप से किया जाएगा। और अधीनस्थों को प्रमाप निर्धारित करने के बाद उनको अधिकार दिए जाते हैं कि उन्हें इस कार्य को करने के लिए ये अधिकार दिए जाते हैं। आदेश निर्देश की उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है और आवश्यक होने पर ही प्रबंधक अधीनस्थों के कार्य में हस्तक्षेप करता है। यदि प्रमाप के अनुकूल कार्य नहीं होता है तो ही हस्तक्षेप किया जाता है, और प्रमाप के अनुकूल कार्य होने पर बार बार निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है और उनके पारितोषिक या उनको हर प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार अपवाद द्वारा प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधीनस्थों के कार्यों में बार बार हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।